तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गए थे, तो हमने रीस्टार्ट करा है। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि ये वेव कंप्लीट हो गई है, थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है। इसके लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में थर्ड वेव कंप्लीट हुई है, या ये भी एक तरीके का डाउन वेव का करेक्शन चल रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक अपर ट्रेंड लाइन क्रिएट करी है। अब ये अपर ट्रेंड लाइन है क्या एक्चुअल में सर? तो मैं आपको सबको बता रहा था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट यदि सही तरीके से यूज किया है तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट भी है एट द सेम टाइम। सो यदि कोई ट्रेंड लाइन टॉप से बन रही है या कोई ट्रेंड लाइन बॉटम से बन रही है तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। प्लीज मार्क माय वर्ड, कोई ट्रेंड लाइन टॉप से बन रही है या कोई ट्रेंड लाइन बॉटम से बन रही है तो उसकी बहुत वैलिडिटी है। तो हियर इन दिस केस व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि जो ट्रेंड लाइन है ये टॉप से बनती आ रही है। अब ये एक सिनेरियो था जो सेकेंड वेव का सिनेरियो था, जिसको हमने ऐड करते हुए ट्रेंड लाइन खींची है। मार्केट ने यहाँ पर भी रिकवरी दी, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन से ही मार्केट पलटा है और रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ना केवल ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। सो दैट इज वन इंडिकेशन कि शायद ये पूरा का पूरा वेव जो है वो कंप्लीट हो सकता है, थर्ड वेव, और अब हम एक नई वेव में आ सकते हैं। अब हम जब बोल रहे हैं कि नई वेव होगी ना, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब अ, हम फर्स्ट वेव में एंटर कर रहे हैं, हम थर्ड वेव में एंटर कर रहे हैं, या फिफ्थ वेव में एंटर कर रहे हैं। मैं क्यों फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ की बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों ही ट्रेंडिंग वेव्स होती हैं। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड अप है, और यदि जो भी ट्रेंड की डायरेक्शन में जो वेव होती है दैट इज फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वेव होती है। जब हम इसको और ब्रॉडर ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं इस पूरा, तो हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने के लिए आज का हमने सेशन भी इंपॉर्टेंटली रखा है। सो लेट्स गो टू दी वीकली चार्ट टू अंडरस्टैंड दैट इन प्रॉपर मैनर। देखिए ये पूरी तेजी स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये सारी की सारी तेजी जो है, ये तेजी स्टार्ट कहाँ से हुई है? तो ये पूरी की पूरी तेजी जो स्टार्ट हुई है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस लेवल विच इज समवेयर अराउंड 15,100 ऑड लेवल्स। अब देखो एक चीज जो आप सबको और हमको समझना पड़ेगा। ओके, सो एक चीज जो हम सबको समझना पड़ेगा वो है, देखिए, लेट मी री एडजस्ट द चार्ट। ये हाई था 18,600 का मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे गया, दैट वाज फर्स्ट वेव। फिर ऊपर गया, सेकेंड वेव। फिर नीचे गया, दैट वाज थर्ड वेव। तो अब आप देखो यहाँ पर सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको। ये ऑलमोस्ट, ये जितनी बड़ी वेव है ऑलमोस्ट ये वेव भी उतनी बड़ी है। और उसके बाद फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वेव मिलेगी। देखिए सिमिलरिटी से मतलब ये नहीं है कि मतलब इंच बाय इंच हम नापेंगे ऐसा, या मिलीमीटर बाय मिलीमीटर नापेंगे। दिखने में हमको सिमिलर टाइप की दिखनी चाहिए, दैट इज सिमिलर वेव्स। ओके, कभी भी हमको यदि हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो कभी भी एग्जैक्ट नहीं दिखेगी। फिर हमको लगेगा कि ये शायद सिमिलर नहीं है, बट हमको दिखने में ऑलमोस्ट 90-95% एक जैसी दिखनी चाहिए, 80-90%, 95%, 100% एक जैसी दिखनी चाहिए, तो दैट इज सिमिलर वेव। तो ये पूरा करेक्शन था जो 18,600 से मार्केट ने दिया था और 15,100 तक गया था। ये 5 वेव में कंप्लीट हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द टोटल करेक्शन। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मार्केट में एक अच्छा अपमूव आना चालू हुआ, और मार्केट के अंदर हम यहां से हमने मार्किंग चालू करी पूरी वेव्स की इन 5 वेव, क्योंकि हमको यहाँ पे नया ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ, नया ट्रेंड मिला हमको यहाँ पे। तो हमने यहाँ से मार्क किया वन वेव, दैट इज सेकेंड वेव, एंड दिस इज थर्ड वेव। ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। तो मैं यदि मार्क कर पाता हूँ तो इसको मार्क करने की कोशिश करता हूँ। दिस वॉज जस्ट अ सेकेंड। मैं अभी के लिए सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ इसके अंदर, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। सो दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकेंड वेव, एंड दिस वाज द थर्ड वेव। ओके, देखिए वेव थ्योरी के अंदर एक करेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि थर्ड वेव जनरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% केसेस में, बट थर्ड वेव जनरली लॉन्गेस्ट वेव होती है। ओके, थर्ड वेव जो होती है दैट इज जनरली द लॉन्गेस्ट वेव।
तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि दैट वाज द फर्स्ट वेव, इसके बाद एक अच्छी करेक्टिव वेव आई, एंड दिस वाज द थर्ड वेव। थर्ड वेव आ गई तो फोर्थ हमेशा करेक्टिव वेव होगी। तो नाउ वी कैन ड्रॉ दिस वेव एज अ फोर्थ वेव। अब हमको इसका करेक्शन यदि कंप्लीट मिलता है तो अगेन हम फिफ्थ वेव में एंटर करे हैं, और फिफ्थ वेव जो है वो यहां तक जा सकती है ऑन अ मिनिमम साइड। व्हाट डज दैट मीन? फिफ्थ वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो थर्ड वेव के हाई को क्रॉस करने के बाद, प्लीज मार्क माय वर्ड, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थर्ड वेव का सॉरी फिफ्थ वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि वो थर्ड वेव के हाई को क्रॉस करने के बाद कभी भी फेड आउट हो सकती है, या कभी भी कंप्लीट हो सकती है किसी भी पॉइंट पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मतलब मार्केट 27,000 नहीं जा सकता, 28,000 नहीं जा सकता, बट जनरली फिफ्थ वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो थर्ड वेव के हाई को क्रॉस करने के बाद, फॉर एग्जांपल 26,277 का ये 278 के बनाने के बाद हो सकता है वो 27,000 भी चले जाए, 26,500 भी चले जाए, या 28,000 चले जाए। इसके बाद ये वेव कंप्लीट हो जाती है। यदि हम बात करें करंट सिनेरियो के हिसाब से कि यदि ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है एंड वी हैव एंटर्ड इनटू द फिफ्थ वेव, सो द टारगेट, मिनिमम टारगेट विच वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट 6 मंथ और 1 year इज समवेयर अराउंड यू कैन सी 26,300। ये सबसे पहला टारगेट है जो अचीव होगा। बट एक चीज समझिए कि जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट जो है वो 6,000 पॉइंट के 6,000 7,000 पॉइंट के चैनल में मूव कर रहा है, तो अगला टारगेट क्योंकि 26,300 का है तो 6,000 पॉइंट 33,000 का आएगा। तो एक और एंटिसिपेशन ये है कि 23,000 का जो टारगेट है वो अभी, जो 33,000 34,000 का टारगेट है वो अभी नहीं आएगा इन द कमिंग 1.5 2 years। क्यों? क्योंकि वी हैव एंटर्ड इनटू द फिफ्थ वेव। ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद वापस से करेक्टिव वेव आएगी, जो करेक्टिव वेव 3 वेव के अंदर होगी। और देर माइट बी एंटिसिपेशन कि इस बार जब करेक्शन आएगा इसके बाद, दैट विल बी मच बिगर देन द प्रीवियस करेक्शन, which might bring which might bring Nifty once again towards 19,500 odd levels. So try and understand my scenario here। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि देखिए, वेव थ्योरी के हिसाब से ट्रेंडिंग मूव जो होते हैं वो 5 वेव के अंदर होते हैं, और करेक्टिव वेव मिनिमम 3 में। अच्छा, ये हमेशा ऑड नंबर्स चलते हैं वेव्स के अंदर। तो ट्रेंडिंग मूव 5 वेव, 7 वेव, 9 वेव हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 वेव होगी जब हम ट्रेंडिंग वेव की बात करते हैं। बट जब करेक्टिव वेव की बात करते हैं तो वो मिनिमम 3 वेव्स होंगी, 3 5 7 हो सकते हैं साहब। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से जब करेक्शन स्टार्ट होता था 5 वेव में कंप्लीट हुआ था। अभी हम जो देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 3 वेव का करेक्शन दिख रहा है हमें, जो कि कंप्लीशन की तरफ दिखता है हमें। जब ये पूरा करेक्शन कंप्लीट हुआ तो यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट हुई। ये वेव कम से कम 5 वेव में ऊपर जाएगी। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द फिफ्थ वेव। अब फिफ्थ वेव में यदि हम एंटर हुए, यदि हमारा एनालिसिस सही हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा एनालिसिस 100% सही होने वाला है। देर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से वापस से हमको बेवकूफ बना के वापस गिर सकता है, मतलब हम भी गलत हो सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस करने में। बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, मैंने देखा है कि आप कुछ कुछ इंडिकेशंस पकड़ें, कुछ कुछ इंडिकेशंस के साथ काम करें, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट ज्यादा होती है। और ऐसे केसेस के अंदर आप अच्छा एक डिसीजन ले पाते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड का डिसीजन ले पाते हैं। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बन रही थी, दैट इज फर्स्ट। ट्रेंड चेंज हुआ है, दैट इज सेकंड। और कुछ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर ऐसा दिखा रहे हैं जो, यदि ये फेक आउट हुए तो डेफिनेटली हम फंसने वाले हैं। यदि फेक आउट नहीं हुआ तो हमको लगता है कि हम एक ट्रेंड पकड़ने वाले हैं जो कि फिफ्थ वेव का हो सकता है। और फिफ्थ वेव हुई, यदि ये फिफ्थ वेव हुई तो हम 26,300 को टच करेंगे, या 26,400 500 को टच करेंगे, या 27,000 को टच करेंगे इन द कमिंग 6 मंथ टू 1 year टाइम फ्रेम। और उसके बाद वापस से एक करेक्शन आएगा, क्योंकि देखो एक और चीज समझो, बुल स्ट्रैप होना बाकी है। ये पूरी जो रैली आई है नीचे से ऊपर तक की, इसके अंदर आपने भी न्यूज में देखा होगा कि पार्टिसिपेशन इज 45% लोअर, मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन इज 45% या 50% लोअर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। दैट मीन्स कि ये जो तेजी का, अब जो तेजी चालू हुई है 22,000 से, इसके अंदर पब्लिक चढ़ नहीं पाई है सर।
और पब्लिक का चढ़ना विल बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस रैली। रिटेल पार्टिसिपेशन का चढ़ना बहुत डिफिकल्ट रहेगा इसके अंदर। और इस बीच में हम नया हाई क्रॉस कर देंगे, तब तक पब्लिक को फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और लोगों को लगेगा कि भाई अब हम रैली मिस कर गए। पीपल विल स्टार्ट जंपिंग टुवर्ड्स 25,000 26,000 ऑड लेवल्स, और वहां से एक बड़ी मंदी फिर आने चाहिए। दैट मंदी विल बी बिगर देन दी करंट मंदी विच वाज देयर। हम 6 महीने का जो डाउन फेज था, ऑलमोस्ट हमने हाई से समवेयर अराउंड 16-17% का करेक्शन, 18% का करेक्शन दिया था। तो जब अब वो आएगा तो हो सकता है वो 25-30% का, दैट विल बी एक्चुअल में एक बियर फेस की शुरुआत होगी वहां से। क्योंकि ये पूरा का पूरा बुल रन था 15,000 से लेके तो मे बी 27,000 तक, 26,000 तक या 28,000 तक, जो भी अब हम नया हाई बनाएंगे। कौन सा हाई बनाएंगे दैट इज नॉट सर्टन, बट 26,300, 26,277 क्रॉस होना चाहिए, दैट इज सर्टन फॉर फिफ्थ वेव आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद फिर ये बुल फेस कंप्लीट होगा, एक बियर फेस चालू होगा, जो माइट भी बड़ा रहेगा, क्योंकि ये करेक्टिव फेस था, दैट वाज नॉट अ बियर फेस। दैट विल बी अ बियर फेस जो स्टार्ट होगा इन द कमिंग टाइम। तो हम जो भी एंटिसिपेशन कर रहे हैं वो आप अगले 26,300 तक के लिए कर रहे हैं। इसके दो रीजन है। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि 26,300 पे जाने के बाद फिर नीचे आएगा, और मार्केट में क्यों अगला एक बियर फेज आना चाहिए या आएगा। इसके पीछे के दो रीजन है। एक तो वेव थ्योरी या वेव एनालिसिस एक रीजन है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक चीज है, वो एक गैप। जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि मार्केट कभी भी गैप नहीं छोड़ता। गैप में भी वर्जिन गैप जो होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट छोड़ता नहीं। वर्जिन गैप से मतलब क्या है कि देखिए आपको यहाँ पर एक गैप दिख रहा है मेरे चार्ट के ऊपर। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो वर्जिन गैप है, आपको इसके लेफ्ट में भी कोई चार्ट नहीं दिखेगा। अब इस एरिया के अंदर, मतलब मैं यदि इस चार्ट को दो ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन नहीं मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए इस ये जो दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में आपको कहीं पर भी चार्ट नहीं दिखेगा, ना तो लेफ्ट में दिखेगा ना राइट में दिखेगा। दैट इज व्हाई दिस इज वर्जिन गैप। तो मार्केट इस वर्जिन गैप को फिल करने डेफिनेटली आता है। भले ही यहाँ से 40,000 चले जाए, बट इस गैप को फिल करने 10 साल बाद आएगा, बट आएगा मार्केट। ये पास्ट में भी हुआ है, 6,300 से हम 2200 गए हैं जस्ट टू फिल द गैप। सो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, बट ऐसा पास्ट में देखा गया है। और टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हम उसको ही आइडेंटिफाई करते हुए बोल रहे हैं कि भाई मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि ये जो डाउन फेज था, जो 26,000 से चालू हुआ था, इसी के अंदर यदि हम इसको फिल कर देते, इस गैप को फिल कर देते, और उसके बाद जो तेजी आती है, तब हम बहुत सर्टन रहते कि अब मार्केट 33-34,000 35,000 का हाई बनाएगा। मतलब एक बड़ा बियर फेज नहीं आएगा, हम उसके लिए सर्टन होते हैं। बट हम सर्टन हैं इस चीज के लिए कि भाई यदि मार्केट यहीं से चल गया तो दिस इज फिफ्थ वेव। हम इसको क्रॉस करेंगे और वापस से हम एक बियर फेज के अंदर आएंगे। तब जाके हम फिर ये जो लेवल्स है वो अचीव करेंगे, और फिर यहाँ से एक बड़ा बुल रन स्टार्ट होगा। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अगले 2 या 3 साल के लिए वैलिड हो सकती है मार्केट में। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्योंकि मार्केट में एक तेजी क्रिएट हो रही है तो हमको तेजी में रहना चाहिए। बट ये तेजी हमारी अगले 3,000 पॉइंट से ज्यादा का एंटिसिपेशन अभी के लिए नहीं करना चाहिए। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियोज बनते हैं, और हम हमारे एनालिसिस को भी रिवाइज करेंगे। एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, जैसे क्यों मुझे एक चीज और लगती है कि 26,300 क्रॉस करने के बाद मार्केट 27-28 हजार तक नहीं जाना चाहिए। मतलब 26,300 क्रॉस करने के बाद बहुत जल्दी ही एक रिजेक्शन आने चाहिए मार्केट के अंदर। इसके पीछे भी आप देखिए 2-3 लॉजिक्स हम बताते हैं आपको। जैसे ये जब 18,600 का हाई बनाया था हमने, आप देखो यहाँ पर भी हमने क्रॉस किया, तो विद इन अ वीक टू विद इन अ मंथ हमारे पास रिजेक्शन आ गए मार्केट में। बहुत बड़ा नया हाई नहीं बनाया, 200-300 पॉइंट ही ऊपर गए, और एक बड़ा रिजेक्शन आया जो ऑलमोस्ट सॉरी जो ऑलमोस्ट 3-4 हजार पॉइंट का था, 3,000 पॉइंट का था।
एक और सिनेरियो दिखाता हूं मैं आपको, पास सिनेरियो, जिससे आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इमीडिएट रिजेक्शंस की बात कर रहे हैं। दिस वाज दी हाई, बट यहाँ पर बिफोर क्रॉसिंग दिस हाई मार्केट पहले से ही रिवर्स कर गया, मार्केट पहले से ही रिवर्स कर गया, ये फंसाने के लिए ऑलमोस्ट। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है 63,000। तो मार्केट ने नया या प्रीवियस हाई टच करा ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, और इमीडिएट रिजेक्शंस था। ये रिजेक्शंस भी कम से कम 25% का, 25% या उससे ज्यादा का था करेक्शन, इवन दो 30% से ज्यादा का करेक्शन था ये। तो पास्ट में भी दो सिनेरियोज ऐसे हैं जब हमने देखा है कि ऐसा ही हुआ है। बट इन सभी सिनेरियोज के अंदर एक चीज सर्टन है कि हमको 18,500 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। तो जो भी करेक्शंस आएंगे मे बी 26,500 से 27,000 से, ये सारे करेक्शंस 19,500 से नीचे के नहीं रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आवर एंटिसिपेशन इज। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश करी, आई नो दिस इज अ बिट टेक्निकल टर्म्स, बट मैं जितना इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको यदि कुछ डाउट है इसको लेके तो वी कैन, यू कैन आस्क इट राइट अवे, विल नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन। मतलब इज दिस एनालिसिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? है कि जैसे ये अभी जो ये वाला जो आपने बड़ा था कि जो वेव आई थी और जिसमें बड़ा आया था, तो ये वेव वापस क्यों नहीं रिपीट हो सकती आपकी? कौन सी वे सर, ये वाली वेव? हाँ, ये वाला। जैसे आपने बोला ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड जो है वो तो आपने कोई सेक्टर को लेके या 3 महीने के पीरियड में आपने चीज बताया कि 3 महीने में ये 5 वेव हो गई। और जब हमने इसको पहले कंपेयर करा तो आपने जैसे अगर टाइम फ्रेम से करें तो जुलाई 22 से स्टार्ट हो रहा था हमारा। और अभी जुलाई अगर 22 से। जुलाई 22 से स्टार्ट हुआ जब पहले हम्म, वेव समझाई थी तो। और हम्म। अभी जो हम वेव समझ रहे हैं वो वेव समझ रहे हैं जनवरी 25 से मोटा मोटा, या अक्टूबर 24 से समझ रहे हैं। तो क्या अक्टूबर 20, हाँ। डिफरेंस से डिफरेंस नहीं पड़ेगा उसका इंटरप्रिटेशन का? नहीं सर देखिए, मैं आपको दो पैरामीटर और बताता हूँ। देखिए मैंने तो अभी ना, जस्ट बिकॉज जब हम इलेट वेव की या नियो वेव की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कम से कम 50 पैरामीटर है जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे केवल सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक या दो चीजें समझाई हैं यहाँ पे, ऐसा है। बट लेट मी कंप्लीट वन मोर थिंग हियर। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक टर्म यूज करा करेक्शन और एक टर्म यूज करा बियर फेज। तो बियर फेज बोलने के लिए यदि हम किसी चीज को बोले कि कोई चीज बियर मार्केट में है, उसके लिए हम्म। एटलीस्ट 18% या 20% करेक्शन होना चाहिए मार्केट में। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां से देखोगे तो ये एक्चुअल में 18% से ज्यादा का करेक्शन था। तो हम्म। मार्केट में एक चीज बोली जाती है कि यदि 18% से ज्यादा करेक्शन होता है तो ही हम उसको बियर फेज बोलते हैं, अदरवाइज दैट इज अ करेक्टिव फेज। दैट इज वन थिंग। हम्म। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 20% के करीब का करेक्शन था। तो दैट दैट काउंटेड इनटू 19-20% का करेक्शन था, दैट काउंटेड इनटू बेयर फेज। फिर यहाँ हम्म। पर हमको वेव्स मिली। तो मैंने बोला दो तरीके की सिमिलरिटीज में से कुछ एक मिलना चाहिए कम से कम हमें। या तो टाइम सिमिलरिटी मिले कि भाई इतने समय तक गया है, या फिर एटलीस्ट हमको विजिबिलिटी से लेंथ की सिमिलरिटी मिले एटलीस्ट हमको। हम्म। तो हम बोलेंगे कि भाई ये एक जैसी वेव्स है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से नवंबर से लेके तो मार्च तक का था, ठीक है। हम्म। ये वेव जो थी वो नवंबर से लेके तो मार्च तक की थी। इसी तरह से ये वेव जो है, ये अक्टूबर से लेके तो फरवरी एंड तक की है, ऐसा है। हम्म। तो टाइम सिमिलरिटी मिल रही है सर हमको इसके अंदर लगभग एक जैसी। आप प्राइस सिमिलरिटी देखोगे तो ये 19,000 से लेके 16,800 तक की थी। तो परसेंटेज में आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 16-17% की होगी। तो ये भी 16-17% की वेव है। दिखने में सिमिलर नहीं दिख रही बट परसेंटेज में सिमिलर है। बट यहाँ पे आप टाइम सिमिलरिटी देखोगे तो टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम दिख रहा है। दूसरा चीज, क्योंकि ये हम इसको एक करेक्टिव वेव या बियर फेज मान के चल रहे हैं, तो हम इसीलिए हमारी पूरी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 वेव मिलना चाहिए थी हमें, 5 वेव्स। क्योंकि एज पर वेव थ्योरी 5 वेव के अंदर ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो हम हाँ। यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं 5 वेव कंप्लीशन। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, अब ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं।
अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ जो मैंने अभी नहीं बताया है, वो ये है कि जो फोर्थ वेव होती है जनरली, वो समवेयर अराउंड 38% करेक्ट करती है थर्ड वेव का। तब मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। ओके, सो जब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो व्हाट आई कैन आइडेंटिफाई, ये थर्ड वेव थी पूरी। इसको, दिस इज 33% मार्क कर रखा है मैंने, तो ये करीब 40% करेक्ट हुई है इस वेव की। तो ये भी एक सिमिलरिटी है जो हमने इलिड वेव से आइडेंटिफाई करी है यहाँ पर। तो देर आर मेनी पैरामीटर्स, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं टेक्निकली यदि बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने मोटा मोटा ओवरऑल पिक्चर बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है। उस शुरुआत को फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत बेसिक प्रिंसिपल ट्रेंड लाइन को फॉलो करा है, और तीन चार पैरामीटर्स को फॉलो करा है। और यदि ये होता है तो हम इसको टच करके वापस फेड आउट हो सकते हैं, और हम इस गैप को फिल करने उस समय आ सकते हैं। दिस माइट बी वन। अच्छा देखिए, एक और चीज बताता हूँ मैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हम एनालिसिस बताया है, ये सब सिनेरियोज हैं जब हम सही होते हैं। तो यदि हम गलत होते हैं तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम 23,300 पे हैं, हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। दैट मीन्स कि देखिए क्या होता है, हर वेव के अंदर 5 वेव मिलनी चाहिए हमें। So let's say this is one wave, this is two wave, this is three wave, this is fourth and this is fifth. Okay. तो इसी तरह से ये जो पांचवी वेव आएगी इसके अंदर भी 5 वेव मिलना चाहिए। मतलब जैसे हमको फर्स्ट क्या करेक्शन मिला, हमको यहाँ पर भी कहीं फर्स्ट किया एक करेक्शन मिलना चाहिए। दैट करेक्शन विल बी द पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर अस। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा करीब 22,200-300 के आसपास हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम यदि कोई रिस्क लेंगे तो 1,000 पॉइंट ज्यादा के रिस्क नहीं लेंगे इस पूरी वेव के अंदर। और टारगेट हमारा यहां से भी 3,000 पॉइंट है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए इन द कमिंग टाइम। आई होप सर आपको क्लियर है। मतलब आई डोंट नो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ। तो बाद में आपसे वापस समझूंगा, ये मतलब अभी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ, बट ठीक है, आप जी आपका मैं समझता हूँ। जी। तो ओवरऑल एनालिसिस ये बोल रहा है कि ये पूरा 5 वेव के अंदर एक अपमूव बन सकता है। मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी कि मैं 100% सही होने वाला हूँ। ये एक एनालिसिस है। जैसे जब हम वीकली मार्केट आउटलुक सेशन लेते थे, हम इस वेव के अंदर थे, दैट वाज द फर्स्ट वेव। तो हम तब भी बोलते थे कि ये अभी केवल फर्स्ट वेव करेक्शन का एक रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे, दैट विल बी द एंड पीरियड। तो हम पहले से एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं बिफोर मार्केट जो होता है। एज पर ये पिक्चर जो होती है वो बेस्ड होती है सम टेक्निकल एनालिसिस दैट इज ऑन वेव थ्योरी, इलेड वेव थ्योरी, न्यू वेव थ्योरी, इन सब पे बेस्ड होती है। तो इसी तरह से हम इसका भी पूरा ओवरऑल पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में ये ऐसा हो रहा है। तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि अब हम फिफ्थ वेव में एंटर कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। दैट इज द सिनेरियो। तो ये मे भी देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। कभी कभी ये हमें सही डिसीजन कभी हम नहीं ले पाए तो हमको गलत डिसीजन लेने से भी बचाता है कितनी बार। तो मेरा एक पॉइंट है कि यदि हम ये सही होता है, हम फिफ्थ वेव में आते हैं, हम नया हाई बनाते हैं, तो उस समय हमारा पोजीशन थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि हम वेट करते हैं कंफर्मेशंस का। हम कभी भी एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट ने 22,000 का लो बनाया, हमने एंटिसिपेट किया था कि 21,800 तक जाना चाहिए। इसके बाद भी हमने कोई ट्रेड नहीं किया अभी तक। हमने 23,300 पे बात करना चालू है क्योंकि हमको यहाँ से कंफर्मेशन मिलना चालू हुआ है। तो जनरली एक स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूँ वो है कंफर्मेशन की स्ट्रेटेजी। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यदि ये एनालिसिस सही होता है, हम 26,300 जाते हैं, तो आपको इमीडिएट सेल करने की कोई जरूरत नहीं है या इमीडिएट एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। यू वेट एंड लुक फॉर कंफर्मेशंस। यदि आपको कोई कंफर्मेशंस मिलते हैं तो डेफिनेटली यू शुड exit your positions at higher levels, or you should reduce your positions if you are not able to short anything here.
इससे हमें हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट बचाने में मदद मिलेगी डेफिनेटली। आपका किसी और आप किसी का और कुछ डाउट है इस चीज को लेके, इस एनालिसिस को लेके? तो ये जो भी हमने डिस्कस ये हमने जो भी डिस्कस किया है दैट इज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years परस्पेक्टिव से हमने डिस्कस किया है। मतलब ये हमने डिस्कस कोई आने वाले वीक के हिसाब से डिस्कस नहीं किया है, कोई हमने आने वाले मंथ्स के हिसाब से डिस्कस नहीं किया। बट ये डिस्कशन जो है वो आने वाले साल 2 साल के ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से हमने डिस्कस किया है आज का जो सेशन है हमने। एक दो कंफर्मेशन पॉइंट्स और बताता हूँ मैं। देखिए जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो निफ्टी के अंदर इन्वॉल्व है दैट इज बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने भी ऑन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज किया है। ऑन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज किया है बैंक निफ्टी ने भी। दैट इज अनदर वन मोर कंफर्मेशन विच वी आर गेटिंग। सबसे बड़ा स्टॉक जो है, सबसे बड़ा स्टॉक दैट इज रिलायंस। ठीक है, ये रिलायंस का सबसे अच्छा एरिया जो था दैट वाज समवेयर अराउंड ऑन अ बिगर चार्ट, यदि बात करूं मैं, इस सिस्टम पे मार्क नहीं है, 1185 से स्टार्ट होता है और 1090, 1090 तक जाता है। ठीक है, हमने हमारे पुराने सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। आप यदि पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग उठा के देखेंगे तो यूल गेट इट, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। कि क्वेरीज पूछी गई थी जिसमें रिलायंस के बारे में डिस्कस किया था, तो 1185 का हमने बोला था 1185 के नीचे हमको दैट इज द बेस्ट कंट्रोलिंग एरिया ऑफ रिलायंस, जहां से हमको बाय करना चाहिए। एंड रिलायंस भी 1185 के अंदर एंटर हुआ और उसने ऑलमोस्ट 1150 का लो बना के रिवर्सल देना चालू करा है ऑन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज अनदर थिंग। तो जो सबसे बड़ा सेक्टर था उसने रिवर्सल दिया, जो सबसे बड़ा स्टॉक था उसने रिवर्सल दिया। और वी आर गेटिंग फ्यू टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमको रिवर्सल शो कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन कंफर्मेशन, दिस ऑल थिंग्स एज अ कंफर्मेशन। इसके बाद भी देर इज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो देर आर टू वेज, टू थिंग्स, या तो हम सही होंगे या गलत होंगे। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो हम डेफिनेटली अभी भी 50% चांसेस है कि हम जो बात कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि हम हमेशा सही होने वाले हैं इसके अंदर। बट यस, ये एक एंटिसिपेशन है, ये हमने पहले भी किए हैं और हम काफी बार सही हुए हैं इसके अंदर, कुछ बार गलत भी हुए हैं हम इसके अंदर, बट काफी बार सही हुए हैं इसके अंदर। एनी मोर डाउट यू हैव रिगार्डिंग निफ्टी का जो व्यू था हमारा इसको लेके? कोई भी किसी को भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। तो आई होप मेजरली आपका किसी का कुछ डाउट है नहीं। सो व्हाट आई डू, आई शेयर यू अ ब्रीफ जस्ट। एक्शनेबल क्या है? एक्शनेबल ये है कि हम यहाँ से तेजी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से विल ट्राई एंड फाइंड आउट बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज टिल 26,300। एक बार वहां जाने के बाद हम विल लुक फॉर कंफर्मेशन टू एग्जिट आर पोजिशंस। और यदि हम इस केस में भी यहाँ से यदि हम तेजी आइडेंटिफाई करते हैं, तेजी करते हैं और हम गलत होते हैं, तो विल कीप 22,200 एज एन स्टॉप लॉस, 200 और 300 एज एन स्टॉप लॉस, एंड विल कीप ऑन ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस एज वेल। बट यस, 26,300 तक जाने के बाद हम रिवर्सल का वेट करेंगे या रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। इफ वी गेट एनी रिवर्सल वी विल एग्जिट आवर पोजिशंस, will reduce our positions in the equity and will increase our position in debt market there. So this is the anticipation for Nifty on a broader perspective. Uh, आपके कुछ डाउट है तो हम 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है इसको लेके। बिफोर टेकिंग एनी रॉन्ग ट्रेड आप हमसे डिस्कस करिए, या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आप उनसे डिस्कस करिए डेफिनेटली। और
इस मार्केट में इस 3000 पॉइंट मतलब 15%, 15-17% की तेजी के अंदर हमको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो हमको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे, मे बी 20%, 50%, 80% रिटर्न जनरेट करके देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हमको ट्रेड करना है। हम रेगुलरली स्टॉक एनालिसिस भी पोस्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप में से किसी ने भी हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं कर रखा तो आप फॉलो करिए। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं वहां पर। हमने बैंक निफ्टी का भी एक एनालिसिस और कौन से स्टॉक्स हैं जो लीड कर सकते हैं रैली में बैंक निफ्टी के, उसके ऊपर हमने डाला था कंटेंट। आप उसको डेफिनेटली देखिए। उसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की बात करी थी हमने। इन तीनों ने ही इस पूरे रिवर्सल के अंदर बहुत अच्छा एक रिटर्न जनरेट करा है। और देर इज अ चांस कि 23,000 से 26,000 तक की रैली कोई लोग लीड कर सकते हैं अभी भी। सो क्या लेवल्स पे हमको बाय करना है, कैसे बाय करना है, यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग दोस ट्रेड्स। हमने इंट्राडे की भी एक स्ट्रेटेजी की। आप में से कोई इंट्राडे ट्रेडर है जो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो हमने इंट्राडे की भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है, पूरी स्ट्रेटेजी डाली हुई है। हमारी यूट्यूब चैनल पे 20 मिनट्स का वीडियो है, आप गो थ्रू करिए उसको। और हम उसको डेली उस वीडियो के अंदर उस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगले दिन क्या ट्रेड करना है वो एक दिन पहले ही पोस्ट कर देते हैं कि क्या व्यू है। वो 4 स्टेज कंफर्मेशन की स्ट्रेटेजी है जो हमने डाली हुई है, तो आप डेफिनेटली वॉच करिए। आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। यदि एक बार में 100% नहीं होगा तो हम दोबारा में उसको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो दिस इज इट फॉर टुडे। देर आर सम रेगुलेशन चेंज जिसके कारण हमने अभी वीकली मार्केट आउटलुक सेशन लेना चेंज किया था। हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे इसका। सो एज पर रेगुलेशन हम जो लाइव प्राइजेस, लाइव मार्केट प्राइजेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, या लाइव सेशंस की बात नहीं कर सकते। तो हम इसके अंदर वे आउट ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे इस वीकली मार्केट सेशंस को कंडक्ट करेंगे इन द कमिंग वीक्स। But this was important, so we are not covering here Bank Nifty, we are not covering here any stock right now. But this is important, so I thought कि हमको एटलीस्ट ये सब चीजें समझनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आपके यदि कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे पर्सनल पे कनेक्ट करिए, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड मिलते हैं फिर अगेन नेक्स्ट वीक। सर दीपक नाइट्रेट वगैरह के बारे में अभी हम लाइव में, मैंने वही बताया कि कुछ रेगुलेटरी चेंजेस है जिसके कारण वी विल नॉट बी एबल टू लेट यू नो राइट नाउ, बट यस हम उसके लिए आप हमसे पर्सन में कनेक्ट करिएगा, विल गेट इन, विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वीक थैंक एहेड। यू। थैंक यू भैया। यस।